नमस्कार। और जैसा कि आप सभी लोग कह रहे थे कि सर एक सिंगल वीडियो लाइए जिसमें पाइथन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने डिस्कस किए हों, तो ये आपके प्रैक्टिकल एग्जाम की वो वीडियो है जिसमें पाइथन M3 R5 के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। इसमें हमने वो सवाल रखे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं या बार बार आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि प्रैक्टिकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर जाकर आपको ये चीज़ें रन करानी है। तो हम कितना भी अच्छा पढ़ा रहे हैं, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उस चीज़ का फुल यूटिलाइजेशन आप नहीं कर पाएंगे। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो देखने के बाद हर क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है, हमसे अपना डाउट पूछिए, हम हर तरीके के डाउट को रिजॉल्व करने का प्रयास करेंगे। बाकी क्वेश्चंस को इस तरीके से रखा गया है कि स्टार्टिंग में आसान क्वेश्चन आपको मिले और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको क्वेश्चन का स्तर भी बढ़ता हुआ मिलेगा, स्टैंडर्ड भी बढ़ता हुआ मिलेगा। बाकी अगर हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल पे सब्सक्राइब की संख्या धुआंधार बढ़ाते चलिएगा। आप करते भी हैं, उसके लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। बाकी शुरुआत करते हैं आपकी सीरीज को। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जाम। तो पहला सवाल है और जितने अच्छे से आप सवाल समझेंगे उतने अच्छे से आप जवाब भी दे पाएंगे। तो सवाल बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि राइट अ प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई टू नंबर्स। दो नंबर मल्टीप्लाई करने का प्रोग्राम आपको बनाना है, लेकिन ऐसा नहीं कि मल्टीप्लाई कर देना है। किसके थ्रू? रिपीटेड एडिशन के थ्रू मल्टीप्लाई करना है। मतलब क्या हुआ इसका? जैसे एग्जाम्पल में भी देखिए लिखा हुआ है 6 इंटू 7 आपको करना हो तो ऐसे सीधे इंटू नहीं कर देना है, 6 को 7 बार जोड़ के मल्टीपल निकालना है। ये चीज समझिए ध्यान से कि अगर 6 इंटू 7 करना है तो मल्टीप्लाई ना करके रिपीटेड एडिशन करना है। मतलब 6 को 7 बार जोड़ देना है और जोड़ने पे जो आए वही मल्टीपल के बराबर होता है। ये तो आपको पता होगा ना, जैसे 5 को 3 से चाहे मल्टीपल करिए और 5 को 3 बार जोड़ दीजिए तो दोनों ही कंडीशन में 15 ही आएगा। तो यहाँ पर गुणा ना करके बार बार जोड़ के जवाब हमें ले आना है। ये तो रहा सवाल। समझिए जैसे आप 5 इंटू 5 करने जा रहे हैं या 6 करने जा रहे हैं तो 5 इंटू 6 आपको डायरेक्ट नहीं कर देना है, आपको 5 को 6 बार जोड़ना है और जो आएगा वही आपका जवाब होगा। तो ऐसा प्रोग्राम आपको बनाना है। ये तो सवाल रहा। चलिए सबसे पहले जवाब को हम देखते हैं, अच्छे से समझते हैं और फिर प्रोग्राम में रन कराएंगे। तो यहाँ पर आपके सामने सॉल्यूशन आ रहा है। तो पहले जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, लेकिन मैं जब समझाऊंगा तो दिमाग इधर उधर मत करिएगा। स्क्रीनशॉट इतने में ले लिया होगा आपने ना। चलिए अब ध्यान से जवाब को समझिए। यहाँ पर देखिए 2 नंबर को ऐड करना है, 2 नंबर का मल्टीपल ऐड करके निकालना है। पहले तो 2 नंबर चाहिए था तो हमने एक नंबर num1 ले लिया और दूसरा नंबर num2 ले लिया। क्या किया? हमने इंटीजर के फॉर्म में इनपुट कराया है यहाँ पर, और सबसे पहले स्क्रीन पे आएगा इंटर फर्स्ट नंबर और आप पहला नंबर इनपुट कर दोगे। फिर आएगा इंटर सेकेंड नंबर और आप दूसरा नंबर इनपुट कर दोगे। तो num1 में एक नंबर आ गया, num2 में एक नंबर आ गया। अब एक वेरिएबल हमने लिया प्रोडक्ट और इसमें 0 सेव करा दिया। क्यों सेव कराया 0 अभी हम देखेंगे, क्योंकि इसमें हमें जवाब भी लेना था। जब हम प्लस करते जाएंगे तो जवाब भी तो कहीं स्टोर होगा, तो जवाब हमारा स्टोर होगा प्रोडक्ट में। फिर से एक बार 2 नंबर लिया, num1 इनपुट हो गया, num2 इनपुट हो गया। मान लो num1 में हमने दे दिया 5 और num2 में हमने दे दिया 6 और एक वेरिएबल हमने प्रोडक्ट अलग से ले लिया जिसमें हमने 0 स्टोर करा दिया। 3 वेरिएबल हमारे पास आ गए। अब हम चला रहे हैं फॉर लूप जिसमें आई चलेगा कहां से? 1 से num2 + 1 तक। अब इस चीज को ध्यान से समझिए। यहां पर फिर से पीछे आते हैं। 6 को 7 से गुणा करना था तो 6 को 7 बार जोड़ा गया। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 6 को 7 बार जोड़ा गया। ऐसे ही जो आपकी num2 में वैल्यू होगी उसमें एक हमें यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जिन बच्चों ने फॉर लूप जरा सा भी पढ़ा होगा उनको पता होगा कि फॉर लूप में जो भी यहाँ पर वैल्यू दी जाती है उस वैल्यू से एक कम बार लूप चलता है। मान लो यहाँ पर 5 लिखोगे तो लूप चलेगा 4 बार। मान लो यहाँ पर 6 लिखोगे तो लूप चलेगा कितनी बार? 5 बार चलेगा। तो क्योंकि एक कम बार चलता है इसीलिए एक यहाँ पर जोड़ दिया गया num2 में। तो ये कहां से कहां तक चलेगा? 1 से num2 तक की वैल्यू तक ये लूप चलेगा और क्या करेगा? बार बार आपकी वैल्यू को ये जोड़ कर देगा। समझ रहे हैं? प्रोडक्ट प्लस num1 करेगा। अब इसको चल रहा हूं मैं आपके सामने, रन कराऊंगा पहले इसी पेंसिल से और फिर प्रोग्राम में आपको करके दिखाऊंगा। तो चलिए यहाँ पर हमने num1 में 5 ले लिया, num2 में 6 ले लिया। अब इस लूप में आया और इसने कहा प्रोडक्ट
प्लस num1। प्रोडक्ट में क्या वैल्यू है, 0 है, यहाँ पर देख रहे हैं 0 है, प्लस num1 मतलब क्या हुआ, 5। तो प्रोडक्ट प्लस 5 किया मतलब 0 प्लस 5, तो अब प्रोडक्ट में क्या आ गया, 5 आ गया। अगली बार फिर से लूप चलेगा। अभी i की वैल्यू क्या थी, 1 थी, अब i की वैल्यू 1 बढ़ेगी और 2 हो जाएगी। अब क्या होगा, प्रोडक्ट प्लस num1 फिर से होगा, मतलब प्रोडक्ट में अब क्या वैल्यू है, 5 आ चुकी है, क्योंकि पिछली बार जब जोड़ा गया 5 हो गया, लेकिन num1 में तो 5 ही रहेगी, फिर से 5 जुड़ेगा और i की वैल्यू अगली बार क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। फिर 3 के लिए जुड़ेगा, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, और जैसे ही 6 के लिए जुड़ेगा 6 बार 5 जुड़ जाएगा और ये टोटल जुड़ के 30 हो जाएगा और यहाँ पर हमारा 30 आउटपुट हमें मिल जाएगा। कुछ इस तरीके से प्रोग्राम चलेगा। अगर किसी बच्चे को ना समझ में आया हो तो रिवाइंड करके फिर से देख लीजिएगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि एक बार देखने पे समझ में आ जाएगा। 40% लोगों को ये चीज़ नहीं समझ में आई होगी, मैं ये समझता हूँ और इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं भी पहली बार देखता तो ना समझ पाता। इसको रिवाइंड करिए, फिर से देखिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए फिर से, और फिर भी कोई डाउट रह जाए तो हमसे पूछिएगा। अब इसको रन कराने चल रहा है। चलो देखो, इस प्रोग्राम को यहाँ पर देखिए, कॉपी पेस्ट कर लिए। अब यहाँ पर रन पे गए, किसी में भी आप रन करा सकते हो। मैं विजुअल स्टूडियो यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो। रन एंड डिबग किया, यहाँ पर पूछ रहा है पहला नंबर इनपुट करो, हमने कहा 5 ले लो, इंटर किया। दूसरा नंबर इनपुट करो 6, और 5 को जब 6 बार जोड़ा जाएगा तो क्या आएगा, 30 आएगा, और यही आपका जवाब यहाँ पर आ रहा है। समझ में आ रहा है, 5 को 6 बार जोड़ दिया गया 5 × 6 करने की बजाय, और यही आपका सवाल था। तो ये एक आसान सा सवाल है जिसका जवाब भी यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो रन करा कर देखिए। कोई समस्या आती है हमसे कांटेक्ट करिए, और कोई समस्या ना आई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर करिए, और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आगे कंटेंट बनाने के लिए। तो सवाल पूछ रहे हैं कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो व्हाट इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, बहुत सारे बच्चों को पता होगा। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होते हैं कि जिनके क्यूब का सम उस नंबर के इक्वल हो। जैसे यहाँ पर देखो 153 अगर नंबर है तो 1 का क्यूब, फिर 5 का क्यूब और 3 का क्यूब अगर निकाला जाए और उनको जोड़ा जाए तो वापस से वही नंबर आ जाए जो नंबर हमारा शुरू में लिया गया था, तो इसको क्या कहते हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। फिर से नंबर जो है उसके हर डिजिट का क्यूब निकाल के आपस में जोड़ा जाए तो वही नंबर वापस से आ जाए तो उस नंबर को आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कहते हैं। तो कह रहा है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर को प्रिंट कराना है गिवन रेंज में, कि एक रेंज दे दी जाए कि 100 से 500 तक आपको आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर प्रिंट कराना है, तो आप प्रिंट करा कर दे दें। ये प्रोग्राम यहाँ पर बनाना है। सवाल एकदम अच्छे से समझ में आ गया। अगर यहाँ पर कोई डाउट हो तो वीडियो में पीछे जाइए और फिर से सवाल को अच्छे से देखिए। जब तक सवाल नहीं समझ में आएगा जवाब क्या समझ पाएंगे। तो ये हमारा सवाल रहा। चलिए अब चलते हैं जवाब के ऊपर और पहले समझते हैं किस तरीके से ये प्रोग्राम हमारा कुछ वर्क करता है। तो देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन आपको दिख रहा होगा, एक एक लाइन आपको आराम से समझाऊंगा, बस ध्यान से आप बने रहिएगा। चलिए एक एक लाइन समझते हैं। तो हमने क्या कहा था कि एक रेंज के अंदर निकालना है, तो एक लोअर वेरिएबल हमने लिया और एक अपर वेरिएबल ले लिया। लोअर में मतलब कहाँ से लेके, अपर मतलब कहाँ तक, कहाँ से लेकर कहाँ तक की वैल्यू चाहिए। तो लोअर वाले में जहाँ से शुरू करना है चेक करना, और अपर वाले में जहाँ तक चेक करना है वो वैल्यू हमने डाल ली। ये लाइन तो सबको समझ में आ गई होगी। फिर इसके बाद नीचे आते हैं। नीचे देखिए यहाँ पर एक फॉर लूप आपका चला दिया गया है। फॉर लूप में किस तरीके से काम किया गया है, इसकी रेंज रखी गई है लोअर से लेके अपर तक। जाहिर सी बात है जहां से लेके जहां तक चेक करना है वही रेंज में रहेगा। सर अपर +1 क्यों रखा गया है, तो जो बच्चे हमारे पाइथन की सीरीज पढ़े होंगे उनको पता होगा कि फॉर लूप में जो होता है वैल्यू जो लिमिट होती है वहां से एक कम तक चलती है। तो ये 2000 तक ना चल के 1999 तक चलेगी, लेकिन हम चाहते हैं ये 2000 तक चले, तो यहाँ पर एक हमने खुद से ही बढ़ा लिया है ताकि एक वैल्यू कम चले, तो 2000 तक हमारा प्रोग्राम यहाँ पर चले। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक वेरिएबल हमने सम लिया जिसकी वैल्यू हमने 0 रख दी। इसको क्यों रखी है कि जब क्यूब निकाल कर हम आपस में जोड़ेंगे तो उसको जोड़कर कहाँ स्टोर कराएंगे, उसको स्टोर कराएंगे हम सम नाम के वेरिएबल में, इसीलिए हमने सम को लिया है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए एक टेम्परेरी वेरिएबल लिया जिसमें हमने नम को स्टोर करा दिया है, नंबर को स्टोर करा दिया है। ठीक, अब ये वो जगह है जहां पे आपको अपने दिमाग को खुला रखना है। मैं कह रहा था ना हर प्रोग्राम में 3 ही 4 लाइन का लॉजिक होता है, और वो 3-4 लाइन हमारे सामने आ चुकी है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमको क्या करना होगा, चेक करना होगा क्या वैल्यू 0 से ज्यादा है। 0 से कम वैल्यू होगी तो ये व्हाइल लूप तुरंत उस चीज को रोक देगा।
अब चलेंगे, हम क्या करेंगे, डिजिट इज इक्वल टू 10% 10 हो रहा है। अब इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए 153 ही हमने यहाँ पर लिया है टेम्प में, तो इसमें से हमें सबसे पहले 3 का क्यूब निकालना होगा, फिर 5 का क्यूब निकालना होगा और फिर 1 का क्यूब निकालना होगा। क्योंकि हमको हर डिजिट को अलग करना है, इसीलिए हमने 10 के साथ मॉड्यूल लिया है। तो 153 का जब मॉड्यूल किया जाएगा 10 के साथ, तो मॉड्यूल का क्या काम करता है, मॉड्यूल रिमाइंडर निकाल के देता है। तो यहाँ पर देखिए 153 मॉड्यूल 10, तो जवाब आएगा 3 यहाँ पर। तो हमारा डिजिट में क्या चीज स्टोर हो गई, डिजिट में स्टोर हो गया 3। इतना समझ में आया। उसके बाद अगली लाइन में चलते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूं कि डिजिट में क्या आ गया, 3 आ गया। अब सम इज इक्वल टू डिजिट का क्यूब यहाँ पर निकाला गया, जैसा कि हमने कहा था 1 का क्यूब, फिर 5 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब निकालते हैं। तो सबसे पहले डिजिट का क्यूब, डिजिट का क्यूब मतलब 3 का क्यूब निकालने की बात की जा रही है, और सम इसमें जोड़ देंगे। तो सम में तो अभी हमारे 0 ही स्टोर है, तो 0 + 3 क्यूब यहाँ पर हो गया। और फिर ये वाली चीज क्या करेगी, तो जब किसी चीज को 10 से भाग देते हैं तो उसका इंटीजर पार्ट क्या करता है, देखो 153 को जब आप भाग देंगे 10 से, तो इसमें इंटीजर पार्ट कितना बचेगा, 15 ही तो बचेगा, 3 तो हट जाएगा जब 0.3 में आ जाएगा। तो यहाँ पर 15 बचे, इसलिए 10 से भाग दे दिया गया है। ध्यान रखिएगा दोनों में क्या चीज है, जब मॉड्यूल निकालते हैं, जो यहाँ पर निकला है, तो इसमें रिमाइंडर निकल के आता है, और जब ये चीज करते हैं तो यहाँ पर से लास्ट डिजिट निकल जाती है। तो अब हमारे टेम्प में 15 स्टोर है। तो अगली बार जब हम यहाँ पर मॉड्यूल निकालेंगे, तो जैसे पिछली बार 3 का क्यूब किया था, अगली बार क्या होगा, 15 मॉड्यूल 10, और यहाँ पर हमारे पास क्या निकल के आएगा, 15 मॉड्यूल 10 करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, 5 यहाँ पर रिमाइंडर आएगा, और यहाँ पर 5 का क्यूब करके जो सम में हमारी वैल्यू स्टोर है उसमें ये चीज जुड़ जाएगी। और अगली बार यही 1 आएगा, फिर 1 का क्यूब करेंगे और सम में जो वैल्यू स्टोर है उसमें ये चीज जुड़ जाएगी। इस तरीके से जुड़ने के बाद हम चेक करेंगे कि जो नम में वैल्यू हमने ली थी वो सम में आई हुई वैल्यू के बराबर है। अगर बराबर है तो इसका मतलब है दिया गया नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, और अगर बराबर नहीं है तो दिया गया नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। फिर से देखिए यहाँ पर क्या चीज हो रही है, 153 मान लीजिए नंबर हमने लिया है, तो सबसे पहले 3 निकलता है, इसका क्यूब किया जाता है, फिर उसके बाद 15 आ जाता है नंबर हमारे पास डिवाइड होने के बाद, 5 निकलता है, इसका क्यूब होता है, फिर 1 आ जाता है, 1 का क्यूब होता है, और ये सब हर स्टेप में आपस में जुड़ते चलते हैं, और आखिरी में इनको जोड़ के हम चेक करते हैं क्या 153 के बराबर है। अगर बराबर होगा तो हम उस नंबर को प्रिंट कराते हैं, बराबर नहीं होगा तो वाइल लूप हमारा आगे की तरफ बढ़ता है, फॉर लूप हमारा आगे की तरफ बढ़ता है और अगले नंबर के साथ यही प्रोसेस करता है। फिर यही प्रोसेस रिपीट होगी, चेक होगा, अगर नंबर बराबर आएगा तो प्रिंट होगा, नहीं तो फिर आगे बढ़ जाएगा, और ये प्रोसेस चलती रहती है। और इस तरीके से इस प्रोग्राम को हम आसानी से रन करा सकते हैं। अब एक काम की चीज़ मैं बताऊं, देखिए मैं ये मान के चल रहा हूं कि 40% बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये चीज़ नहीं समझ में आई होगी, जिसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि हम भी जब पहली बार इस प्रोग्राम को देखे थे तो नहीं समझ पाए थे, और आप कुछ अलग नहीं है, आपको भी नहीं समझ में आ रहा, तो एकदम नॉर्मल सी चीज़ है कि एक बार देखें नहीं समझ में आया, आपको बस इतना करना है कि इस चीज़ को फिर से देखिए, फिर से देखिए ही देखिए। अगर समझ में आ गया है फिर भी हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको फिर से देखिए, ताकि चीज़ें आपको बारीकी से समझ में आ जाएं। और समझ में ना आना एकदम से नॉर्मल प्रोसेस है, कोई दुनिया में आदमी ऐसा नहीं है कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर एक बार आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का प्रोग्राम देखे और उसको सारी चीज़ समझ में आ जाए। अब ब्रिलियंट लोग की बात अलग है, हम लोग तो नॉर्मल लोग हैं, तो हम लोग को मान लीजिए नहीं समझ में आ रहा, तो ये एकदम नॉर्मल चीज़ है। आप फिर से देखिए, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। प्रैक्टिस ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि बिना लगाए सवाल को कर पाना मुश्किल ही है लैब में जाकर, मतलब जब प्रैक्टिकल होगा और आप प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे तो कुछ ना कुछ गलती आप कर देंगे। बाकी इस चीज़ को जब आप रन कराएंगे तो इस तरीके से रन होगा। देखते हैं, यहाँ पर मैंने इसको रन करा दिया, तो 1000 और 2000 के बीच में जो भी हमारे ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर थे वो प्रिंट होकर आ गए हैं। इतना सही ये प्रोग्राम था। कोई डाउट हो कमेंट में पूछिए, सारी चीज़ें समझ में आ गई हो तो हमारी तारीफ भी कर सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए सवाल की बात करें तो सवाल बहुत आसान है। यहाँ पर पूछा जा रहा है एक ऐसा फंक्शन बनाइए जो n टर्म तक सम को फाइंड कर ले इस दी गई सीरीज के लिए। अगर सीरीज को ध्यान से देखें तो यहाँ पर सीरीज क्या कह रही है, 1 +
x अपॉन 1 फैक्टोरियल, x2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, x3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, इस तरीके की ये सीरीज है और यहाँ पर आपको इसका सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले जिन बच्चों को ना पता हो फैक्टोरियल क्या चीज होती है, मतलब इस साइन का क्या मतलब है, उसको 1 मिनट में समझा दूं। अगर मान लीजिए 4 फैक्टोरियल लिखा है तो इसका मतलब होता है 4 से लेकर 1 तक का मल्टीपल, मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और इसका मल्टीपल जो आएगा वही 4 फैक्टोरियल कहलाएगा। इसी तरीके से अगर 5 फैक्टोरियल निकालना हो तो इसका मतलब होता है 5 से लेके 1 तक का मल्टीपल, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये तो रही फैक्टोरियल की बात। दूसरी चीज यहाँ पर प्रोग्राम हमको समझने से पहले, मतलब शुरू करूं इसके पहले एक चीज समझ में आ गई। यहाँ पर 2 इनपुट हमें प्रोग्राम में देने पड़ेंगे। पहली चीज तो x की वैल्यू हमें देनी पड़ेगी, दूसरी चीज बताना पड़ेगा कितने टर्म तक ये सीरीज चलेगी। मतलब ये सीरीज तो देखो इनफाइनाइट टाइम तक चल सकती है, तो हम कितने टर्म तक ये सीरीज रन कराना चाह रहे हैं वो भी यहाँ पर हमसे पूछा जाएगा, या हमको ये चीज प्रोग्राम में बतानी पड़ेगी, नहीं तो ये इनफाइनाइट टाइम तक चलती रहेगी। 2 चीज क्या क्या, एक x की वैल्यू और एक कितने टर्म होंगे, nth टर्म की वैल्यू हमें देनी होगी। तो चलिए प्रोग्राम की तरफ सबसे पहले चलते हैं। यहाँ पर देखिए एक सॉल्यूशन हमने बनाया हुआ है जो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। 2 तरीके से इस प्रोग्राम को रन कराया जा सकता था, लेकिन हमने एक आसान सा तरीका ढूंढा है कि 4 लाइन में ही ये प्रोग्राम आपका सिमट कर रह जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो हमने यहाँ पर मैथ यूज कर लिया है, जिसके कारण हमको फैक्टोरियल निकालने के लिए कुछ लिखना ही नहीं पड़ेगा। मैथ डॉट फैक्टोरियल लिख देंगे तो आपका फैक्टोरियल निकल कर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, आप फैक्टोरियल के लिए प्रोग्राम लिखें, लेकिन क्योंकि यहाँ पर बाध्यता नहीं है, प्रोग्राम में कहा नहीं है कि बिना आप मैथ यूज करिए, तो हम मैथ का तो यूज करेंगे अगर फैसिलिटी दी गई है तो, जिसके कारण ये प्रोग्राम कम से कम 10 लाइन छोटा हो चुका है। चलिए सबसे पहले ये लाइन आपको जरूर से लिखनी है ताकि आप ये वाले फंक्शंस यूज कर पाएं। यहाँ पर देखिए क्या चीज कही जा रही है। सबसे पहले एक हमने फंक्शन बना लिया है जो कि सम नाम से है, जिसमें x और n 2 चीजें जाएंगी। अब x क्या है, x हमारा वैल्यू है x का। यहाँ पर देखिए हमने कहा था ना हमें x की वैल्यू देनी पड़ेगी, और n क्या है, n मतलब कितने टर्म तक इस सीरीज को चलाना चाह रहे हैं। तो x में हमने दे दिया है 2 और n में हमने दे दिया है 5। इतनी सी चीज सबको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पर आगे की तरफ देखें तो एक वैल्यू हमने रिजल्ट इज इक्वल टू 0 ली है। रिजल्ट इज इक्वल टू 0 जाहिर सी बात है सम को स्टोर कराने के लिए ही लेते हैं। जब भी 0 किसी में स्टोर कराया जाता है वहां पर सम की ही बात होती है, और 1 जब लिया जाता है स्टार्टिंग वैल्यू तो वहां पर मल्टीपल की बात होती है। तो यहाँ पर देखिए सम की बात हो रही है, इसीलिए 0 यहाँ पर लिया गया है। अब देखिए क्या चीज कही गई है, एक आई लूप चलाया गया जो कि n तक जाएगा। n तक मतलब जितने टर्म तक आप ये सीरीज रन कराना चाह रहे हो। अब यहाँ पर देखिए क्या चीज कही गई है, टर्म इज इक्वल टू x इंटू आई अपॉन मैथ फैक्टोरियल आई। यही चीज मतलब x इंटू आई अपॉन जो भी वैल्यू i में है उसका फैक्टोरियल। और यही चीज यहाँ पर अगर आपको मैं दिखाऊं तो सवाल में भी कह रहा है x, उसके बाद 1 था तो यहाँ पर 1 लिखा नहीं गया है, अपॉन 1 फैक्टोरियल, फिर x 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। मतलब कि जो वैल्यू यहाँ पर है उसी वैल्यू का नीचे फैक्टोरियल निकाला गया है। ये चीज देखिए ध्यान से, आप सवाल देखिए तो आप समझ गए होंगे। मान लो यहाँ पर 3 है तो नीचे 3 का फैक्टोरियल। आगे क्या टर्म बनेगा, x 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। x4 का मतलब है x इंटू 4, यहाँ पर x इंटू 4 की बात की जा रही है, ठीक है। चलिए अब सवाल को देखिए फिर से। तो यहाँ पर हमने क्या किया, x इंटू आई अपॉन आई फैक्टोरियल निकाल लिया। फैक्टोरियल निकालने के लिए हमने यूज किया है मैथ डॉट फैक्टोरियल। अगर आप इसका नहीं यूज करना चाहते तो फैक्टोरियल का प्रोग्राम यहाँ पर आपको इनबिल्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद रिजल्ट प्लस टर्म लिखा है, इसका मतलब होता है रिजल्ट, इस लाइन का मतलब मैं समझा रहा हूं, रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट प्लस टर्म। इस लाइन का मतलब क्या है, रिजल्ट में रिजल्ट प्लस टर्म आप कर दीजिए। रिजल्ट में क्या स्टोर हो जाएगा, टर्म की वैल्यू जुड़ के स्टोर हो जाएगी, मतलब जो यहाँ पर कैलकुलेट होकर आई रहेगी, और वही चीज रिटर्न हो जाएगी कहाँ पर, जहां पर फंक्शन कॉल हुआ है। मतलब इस जगह पर जो भी आंसर आएगा वो रिटर्न हो जाएगा। फंक्शन कैसे चलता है कैसे नहीं चलता है ये सारी चीजें थ्योरी में बताई गई हैं। पढ़ना हो तो पाइथन हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप पूरी चीज अच्छे से पढ़ सकते हैं, और फिर हमारा आउटपुट प्रिंट होकर आ जाएगा।
अगर कोई बच्चा ध्यान से देख रहा होगा तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और बार बार मैं प्रोग्रामिंग में बताता हूँ कि जब भी कोई नया कठिन सवाल आप देखें तो उसको 2 बार ज़रूर से ज़रूर देखें, क्योंकि पहली बार तो आपको सवाल ही समझने में क्वेश्चन बीत जाता है। तो जो भी बच्चे अभी देखे होंगे नहीं समझ में आया होगा, पहले भी मैं समझाया हूँ, ये एकदम नॉर्मल सी बात है। अगर सवाल नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत नॉर्मल चीज़ है ये। आप दोबारा से देखिए, 2 बार देखने के बाद सवाल आपको समझ में आने लगेगा। बाकी इसको रन कराते हैं एक बार। देखिए आप रन कराएंगे तो पांचों टर्म का सम यहाँ पर नीचे हमारे सामने आ जाएगा 7.0। चाहे तो टर्म आप बढ़ा भी सकते हैं, जैसे 5 की जगह पे मैं 7 टर्म सम करना चाहता हूँ तो इसको भी यहाँ पर सम कर देंगे तो यहाँ पर देखिए आपका आउटपुट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हमारा तीसरा सवाल था। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। कोई डाउट हो कमेंट में पूछिए, कोई डाउट ना छोड़ा हो तो हमारी तारीफ कर दीजिएगा। और ध्यान से समझिएगा क्योंकि सवाल में ही सारा खेल है। जवाब तो काफी आसान है। यहाँ पर देखिए क्या चीज कही जा रही है कि राइट अ प्रोग्राम टू कंप्यूट द वेजेस ऑफ अ डेली लेबर, मतलब जो डेली लेबर काम करते हैं किसी जगह पर उनके वेजेस, मतलब जिसे हम आम भाषा में दिहाड़ी कहते हैं, उसको कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है। और उसके लिए कुछ नियम भी इन्होंने बनाए हैं। नियम कैसे हैं उसको समझते हैं। यहाँ पर कि सबसे पहले कहा जा रहा है कि जो भी आप दाम तय कर रहे हैं वो हावरली वर्क पे, मतलब कितने घंटे उसने काम किया है इस पे तय होता है। कि पहले 8 घंटे जिसने काम किया है उसको 1000 रुपए मिलेंगे। अगर 8 से ज्यादा काम करता है, मतलब 8 से ज्यादा 4 घंटे तक, मतलब 9 घंटे, 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे अगर कोई काम करता है तो उसको ₹30 मतलब 100 तो मिलेगा ही, उसके साथ साथ 30 रुपए एक्स्ट्रा भी मिलेगा। लेकिन अगर इससे ज्यादा आगे काम करता है तो अगले 4 घंटे के लिए 40 रुपए और अगले 4 घंटे के लिए 50 रुपए मिलेगा। और इसके आगे अगर कुछ काम करता है तो वो 60 रुपए मिलेगा। तो मान लो कोई आदमी है जिसने 9 घंटे काम किए हैं तो उसको 8 घंटे के लिए 100 रुपए मिलेंगे और अगले 1 घंटे के लिए 130 रुपए मिलेगा। इस तरीके से कुछ दाम तय हो रहा है। कोई मान लो 11 घंटे के लिए काम कर रहा है तो पहले 8 घंटे के लिए कितना, 100 रुपए, और बाकी के 3 घंटे के लिए कितने मिल रहे हैं, 130 रुपए उसे मिलेंगे। और आगे भी इसी तरीके से कैलकुलेट कर लीजिएगा कि मान लो कोई 16 घंटे काम कर रहा है, ठीक, तो उसको पहले 8 घंटे के लिए कितना मिलेगा, 100 रुपए मिलेगा, ठीक। उसके बाद अगले 4 घंटे के लिए 130, मतलब 9, 10, 11, 12, ठीक। और फिर अगले 4 घंटे के लिए 140 रुपए के हिसाब से मिलेगा। ये चीज समझ गए होंगे। ये हमारा सवाल पूछा जा रहा है। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन को बहुत ध्यान से देखिएगा, एकदम आसान सा फंक्शन बनाकर आपको समझाया है। सबसे पहले प्रोग्राम को रन कराकर आपको दिखाता हूँ। तो देखिए ये हमारा प्रोग्राम है। रन में जाते हैं, रन विदाउट डिबगिंग, और कितने घंटे उसने काम किए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा मैं इसको कर देता हूँ। तो मान लो उसने 14 घंटे काम किए हैं। यहाँ पर 1 सेकेंड, ठीक। तो यहाँ पर 14 घंटे मान लो उन्होंने काम किए हैं। तो इसको रन कराते हैं तो देखिए 1000 रुपए उसके बने, ये आ गया। अब चलिए प्रोग्राम की बात करें, किस तरीके से इस चीज को हमें कैलकुलेट यहाँ पर करना है। तो एक एक चीज आपको दिखाता हूँ बारी बारी करके। इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा अब हमें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रोग्राम को किस तरीके से डिजाइन किया गया है। तो यहाँ पर हमारा मेन प्रोग्राम है और ऊपर की तरफ क्या है, ये हमारा फंक्शन जो हमने डिफाइन किया है वो सारी चीजें हैं, ठीक। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर आवर्स वर्क पूछा जाएगा कि जो आपके एम्प्लॉय हैं उसने कितने घंटे काम किया है, ताकि सारी कैलकुलेशंस हो पाए। उसके बाद वेजेस को कैलकुलेट करने के लिए हम कैलकुलेट वेजेस फंक्शन को कॉल करेंगे। और जब फंक्शन कॉल होता है तो फंक्शन जहां पर डिफाइन होता है वहां पर पहुंच जाता है। तो हम फंक्शन यहाँ पर डिफाइन किए हैं। अब ये मेन हिस्सा है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर ये समझ लेंगे तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर हमने क्या किया है, बेस रेट, जो कि कहा गया था कि अगर कोई एम्प्लॉय आपके अंडर में काम कर रहा है तो उसको बेस रेट पहले 8 घंटे के लिए 100 रुपए देना है। तो हमने बेस रेट क्या कर दिया है, 100 रुपए यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। अगले 4 घंटे के लिए तो एक्स्ट्रा रेट 1 हमने लिख दिया है, मतलब अगले 4 घंटे के लिए इसको एक्स्ट्रा रेट 1 कर दिया है। देखिए इसको एक्स्ट्रा रेट 1 कर दिया है, इसको 2 कर दिया है, इसको 3 कर दिया है, और इसी तरीके से आगे भी हमने रखा है। तो अगले 4 घंटे के लिए क्या रेट हमने रख दिया है, 1 सेकेंड, ठीक है। अगले 4 घंटे के लिए क्या हमने रेट रख दिया, यहाँ पर देखिए अगले 4 घंटे अगर कोई काम करता है तो उसको 30 रुपए हमने एक्स्ट्रा कर दिए, फिर 40 रुपए, फिर 50 रुपए और फिर आगे 60 रुपए, जैसा कि सवाल में कहा गया था। अब यहाँ पर मेन चीज समझिएगा। मेन चीज ये है कि पहले 8 घंटे के लिए सबको 100 ही मिलेगा, उसके आगे जो काम करेंगे उसमें बदलाव होगा। तो सभी तरीके से मान लो 8 घंटे से कम है
तो बेस रेट इंटू जितने घंटे काम किए हों। 8 घंटे से ज्यादा हैं तो पहले बेस रेट इंटू 8 करेंगे और फिर जो टोटल उन्होंने काम किया है उसमें से -8 कर देंगे, क्योंकि पहले 8 घंटे के लिए 100 ही रुपए मिलेगा। 8 के ऊपर 9, 10, 11, 12 जो घंटे काम किए हैं उसके लिए एक्स्ट्रा रेट 1 चार्ज होगा। लेकिन मान लो 12 घंटे से भी आगे हैं, 16 घंटे तक किसी ने काम किया है, तो उसके लिए एक और लेवल जुड़ जाएगा कि पहले 8 घंटे के लिए 100 रुपए, फिर अगले 4 घंटे के लिए आपको मिल गया 130 रुपए, और फिर उसके बाद के टाइम के लिए आपको मिल गया 140 रुपए। इसी तरीके से अगर ज्यादा है, ये 20 घंटे तक है, तो फिर ये चीजें लग जाएंगी। एक बार ध्यान से इस चीज को मैं फिर से समझाता हूं, उम्मीद करता हूं आप समझ जाएंगे। 1 सेकंड रुकिएगा। चलिए बस एक बार ध्यान से अगर इस चीज को देखेंगे तो मैं समझा ले जाऊंगा आपको। देखिए हमको क्या करना है, हमको एक काम करना है, जितने भी घंटे काम किया हो वो आदमी, सबसे पहले 8 घंटा उसमें से निकाल लेना है, उसमें हमें 100 रुपए के हिसाब से दे देना है। फिर जो बचा है उसमें से 4 घंटा अलग कर लेना है, उस अगले 4 घंटे के लिए 130 कर देना है। फिर भी अगर कुछ वैल्यू बच जाती है तो उस घंटे में 140 रुपए, फिर भी कुछ रुपए बच जाता है कुछ घंटे, तो फिर उसमें 150 रुपए। इस तरीके से कैलकुलेट करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि मान लो 16 घंटे काम किया है तो 16 गुणे 140 कर देंगे। इस तरीके से नहीं करना है। 140 रुपए एक्स्ट्रा टाइम के लिए है, शुरू के 8 घंटे के लिए आपका 100 ही रुपए है। तो वही चीज यहाँ पर की जा रही है। सबसे पहले 8 घंटे से कम वाले का कैलकुलेट किया गया, फिर जो 12 से कम या बराबर थे, फिर 16 से कम या बराबर थे, उसके बाद 20 से कम या बराबर थे। चीजें क्या यूज की जा रही हैं, इफ यूज किया जा रहा है, एल इफ यूज किया जा रहा है। और एल इफ किस तरीके से काम करता है ये हमने थ्योरी वाले सेक्शन में अच्छे से समझाया है। अगर आप ना पढ़े हो तो पाइथन के लेक्चर को एक बार पढ़ लें कि इफ और एल इफ किस तरीके से काम करता है, तो ये सारी चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। वैसे दिख भी रहा है कि अगर मैं मान लो 13 घंटे इंसर्ट कराऊं तो यहां पर ये वैल्यू ट्रू नहीं होगी, यहां पर भी ये वैल्यू ट्रू नहीं होगी, यहां पर जाकर ये वैल्यू ट्रू होगी। तो 13 घंटे न इसमें कैलकुलेट होगा न इसमें कैलकुलेट होगा, सीधे इस चीज में 13 घंटे कैलकुलेट होंगे और हमारा टोटल वेज यहां पर निकल कर आ जाएगा। और लास्ट में ये वैल्यू रिटर्न कर देगा कैलकुलेट करने के बाद, और यहाँ पर हमारा टोटल वेज कैलकुलेट होकर आ जाएगा। अगर स्क्रीनशॉट कोई लेना चाह रहा है तो उसके लिए मैं स्पेस देता हूँ। देखिए ये ऊपर के पोर्शन का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, फिर नीचे के पोर्शन का स्क्रीनशॉट यहाँ पर आप ले सकते हैं। कोशिश कर रहा हूँ ये सवाल समझ में आ गया होगा, एक बार प्रैक्टिस करके देख लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखने चल रहे हैं सवाल नंबर 5। सवाल की बात करें तो सवाल यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक ऐसा फंक्शन बता दीजिए, बना दीजिए कि जो कि स्ट्रिंग को इनपुट के तौर पर ले। क्या चीज? स्ट्रिंग को इनपुट के तौर पर ले और वहां पर एक काम करे कि अगर पिछली डिजिट और अगली डिजिट, मतलब पिछला जो कैरेक्टर है और अगला जो कैरेक्टर है, अगर दोनों सेम रहता है तो आगे वाले कैरेक्टर को आपको क्वेश्चन मार्क से रिप्लेस कर देना है। कैसे? देखिए यहाँ पर हमने अगर इनपुट किया स्कूल, तो यहाँ पर और इस पोजीशन पे दोनों जगह पर ओ आ रहा था, तो आगे वाली पोजीशन को रिप्लेस करके क्वेश्चन मार्क बना देना है। यही चीज कही जा रही है कि जो स्ट्रिंग आप इनपुट कर रहे हैं, अगर 2 लगातार आने वाले कैरेक्टर रिपीट हो रहे हैं तो बाद वाले कैरेक्टर को क्वेश्चन मार्क से रिप्लेस कर देना है। एक ऐसा प्रोग्राम आपको बनाकर देना है। सवाल समझ में आया कि 2 कैरेक्टर रिपीट हों तो बाद वाले कैरेक्टर को क्या करना है, क्वेश्चन मार्क से रिप्लेस कर देना है। एग्जाम्पल में आप ये चीज देख रहे होंगे। चलिए सॉल्यूशन की तरफ चलें तो किस तरीके से ये यहाँ पर दिखता है। चलिए तो इस चीज को सबसे पहले हम रन कराकर आपको दिखाते हैं। रन में गए और रन विदाउट डिबगिंग किया, हमने स्कूल इनपुट किया और आउटपुट में देखिए क्वेश्चन मार्क आ गया। यही चीज बनानी थी, तो प्रोग्राम तो हमारा सही है। प्रोग्राम में क्या चीजें हो रही हैं उसको सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं किस तरीके से इसको बनाया गया है। तो सबसे पहले देखिए ये हमारा फंक्शन यहाँ पर डिफाइन हुआ है और यहाँ पर हमारा मेन प्रोग्राम है। नीचे की तरफ मेन प्रोग्राम है और फंक्शन ऊपर डिफाइन किया जाता है। फंक्शन कब चलता है? जब फंक्शन को कॉल किया गया हो या कॉल किया जा रहा हो। तो यहाँ पर सबसे पहली लाइन में देखेंगे कि इनपुट स्ट्रिंग में हमने क्या किया है, स्कूल को इनपुट कर दिया है। यहाँ पर आप जो चाहें अपने मन का कैरेक्टर या स्ट्रिंग इनपुट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप एक ही चीज थोड़ी, कुछ और भी चाहें तो इनपुट करके चेक कर लेंगे, तो वहां पर भी ये प्रोग्राम सही चलेगा। फिर रिजल्ट के लिए हमने फंक्शन को कॉल किया है, जिस फंक्शन का नाम हमने रखा है रिप्लेस रिपीटिव कैरेक्टर। ठीक, इस फंक्शन को कॉल किया है। जैसे ही फंक्शन कॉल किया जाता है, फंक्शन का जो रन होने का नियम है कि ये हमारा यहाँ पर प्रोग्राम पहुंच जाएगा। अगली लाइन नहीं चलेगी, यहाँ पर हमारा प्रोग्राम पहुंच जाएगा।
अब यहाँ पर क्या चीज होगी इसको देखते हैं। सबसे पहले जूम कर लेते हैं इस चीज को। तो सबसे पहली लाइन देखें तो यहाँ पर फंक्शन को डिफाइन कर दिया गया है और इनपुट स्ट्रिंग यहाँ पर हमने ले लिया है। अब चेक करेंगे क्या जो है एम्प्टी तो नहीं आ रही है कोई चीज हमारे पास। तो अगर एम्प्टी आ रही है तो इनपुट स्ट्रिंग हमारे पास जो रहेगी वही रिटर्न हो जाएगी। फिर हमने एक वेरिएबल लिया है रिजल्ट स्ट्रिंग नाम से, रिजल्ट str नाम से, और उसमें हमने इनपुट स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर, मतलब यहाँ पर इनपुट स्ट्रिंग क्या थी, स्कूल, और स्कूल का पहला कैरेक्टर मतलब एस को यहाँ पर हमने स्टोर करा दिया है। क्या चीज, एस को यहाँ पर स्टोर करा दिया है। इस स्टेप से पहला जो अक्षर है वो इनपुट स्ट्रिंग में, सॉरी, रिजल्ट str में चला गया। अब आगे की तरफ देखते हैं, एक फॉर लूप चलाया जा रहा है जो कि 1 से चलेगा और जितनी लेंथ है हमारे फंक्शन की, सॉरी स्ट्रिंग की, वहां तक चलेगा। जैसे देखिए इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन से जो भी स्ट्रिंग हम इनपुट किए हैं उसकी लेंथ पता चल जाएगी, क्योंकि हमको कितने कदम चलना है ये भी तो पता होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेगा, स्कूल वाली स्ट्रिंग की लेंथ यहाँ पर फाइंड हो जाएगी इसके थ्रू, और यही डिसाइड करेगा कि लूप को कितनी बार चलना है। कि 15 कैरेक्टर डाले हो तो 15 बार चलेगा, 16 कैरेक्टर डाले हो तो 16 बार, 17 डाले हो तो 17 बार चलेगा, उससे न ज्यादा चले न उससे कम चले। अब यहाँ पर चेक किया जा रहा है कि जो हमारी स्ट्रिंग का कैरेक्टर है और स्ट्रिंग से एक पीछे का कैरेक्टर है क्या वो बराबर तो नहीं है। इस तरीके से चेक करेंगे और अगर बराबर होगा तो वो हमारा क्वेश्चन मार्क से रिप्लेस कर दिया जाएगा। समझ रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एक में हमने एस स्टोर कराया, अगले में सी कराया और चेक किया क्या दोनों बराबर है। अगर है तो रिप्लेस करेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। फिर अगली बार एक में सी दूसरे में एच, फिर चेक करेंगे बराबर है। इसी तरीके से एक में एच दूसरे में ओ, चेक करेंगे बराबर है, नहीं है। फिर एक में ओ दूसरे में ओ, चेक किए बराबर है, जवाब आया हाँ बराबर है। और जब ऐसा होगा तो उसको क्वेश्चन मार्क से यहाँ पर रिपीट कर दिया जाएगा। और बराबर नहीं होगा तो हम आगे बढ़ते रहेंगे, हम एक एक कदम स्विच करते रहेंगे ताकि स्ट्रिंग के अंत पे हम पहुंच सकें। और जब ये पूरी प्रोसेस हो जाएगी तो सब रिप्लेस की हुई स्ट्रिंग हमारी यहाँ पर आकर स्टोर हो जाएगी और हमारा रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको किसी और तरीके से मैं करके दिखाऊं, जैसे मैं लिखता हूं एम 2 बार लिख दिया, PUTTER, कंप्यूटर, इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब इसको चाहें तो हम रन कराकर देखें तो क्या चीज आती है ये देखते हैं। यहाँ पर गए, रन कराया और यहाँ पर नीचे जाकर अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर आउटपुट जब आप देखेंगे तो देखिए जो दूसरा एम था और जो दूसरा टी था दोनों क्वेश्चन मार्क से रिप्लेस हो चुके हैं। और यही हमारा प्रोग्राम कह रहा था करने को। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो यहाँ पर मैं आपको स्पेस दे देता हूँ, इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थोड़ा सा जूम चाह रहे होंगे, ये चीज हो गई है और यहाँ भी स्क्रीनशॉट आपका बन सकता है। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछिए, सारी चीज समझ में आ गई हो तो तारीफ भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। सवाल नंबर 6वें की यहाँ बात है और इसके पहले जितने भी बच्चे हमें सपोर्ट कर रहे हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि टीचर को यही चीज चाहिए कि बच्चे उसको सपोर्ट करें और जिस मात्रा में आप कर रहे हैं उसके लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। नहीं तो बहुत सारे चैनल्स में देखता हूँ बच्चे देखते हैं पर वीडियो सब्सक्राइब किए बिना ही चले जाते हैं। तो आप लोग इतना हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, सब्सक्राइब बटन दबा रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। चलिए सवाल की अगर बात करें तो बहुत बेहतरीन सवाल है। यहाँ पर काफी काम करने को कह रहा है कि भाई साहब एक प्रोग्राम हमें लिख कर दे दो जो कि सेंटेंस इनपुट ले। कोई सेंटेंस आप दें तो उसको इनपुट के तौर पे ले और क्या करे, कितने नंबर ऑफ वर्ड है कैलकुलेट करके बता दे, कितने कैपिटल लेटर है कैलकुलेट करके बता ले, कितने स्मॉल लेटर है कैलकुलेट करके बता ले, कितने स्पेशल सिंबल है, क्वेश्चन मार्क और इस तरीके के जो सिंबल हैं इनको कैलकुलेट करके बता ले। 4 चीज कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले कैपिटल नंबर ऑफ वर्ड टोटल कितने हैं, कितने कैपिटल लेटर हैं, कितने स्मॉल लेटर हैं, और चौथी चीज कितने स्पेशल सिंबल हैं। इन चारों चीज को कैलकुलेट करके बता ले। तो प्रोग्राम कुछ ऐसा बनेगा कि चारों चीजों के लिए हमें अलग अलग चीजें यूज करनी होंगी। एक बार मैं आपको प्रोग्राम दिखा देता हूं ताकि सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएं। तो यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे ये हमारा सवाल है, लेकिन सवाल किस तरीके से काम करेगा ये सबसे पहले देख लेते हैं। तो एक मैं आपको रन कराकर दिखाता हूं कि प्रोग्राम कैसे बनाया गया। तो रन हमने कराया, रन विदाउट डिबगिंग किया और इस चीज को थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं ताकि आपको दिखे। हम लिख दे रहे हैं दिस, फिर इसको इस इज माई CL। अब कुछ स्पेशल सिंबल भी यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, क्वेश्चन मार्क जैसे, और
इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब इसमें कितने नंबर ऑफ वर्ड हैं, कितने आपके अपर केस के लेटर हैं, कितने स्मॉल केस और कितने स्पेशल कैरेक्टर हैं, ये कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर रन पे गए और इस चीज को हमने यहाँ पर, सॉरी रन तो हमने करा दिया है, बस आपको इंटर दबाना है। तो ये चीज देखिए कैलकुलेट होकर आ गई। अब बात करते हैं किस तरीके से इस प्रोग्राम को बनाया गया है। तो सवाल को बनाने का तरीका एकदम आसान है, जो बड़े सवाल को छोटे टुकड़ों में बांटकर हमने किया है। अब सबसे पहले यहाँ पर देखिए किस तरीके से प्रोग्राम है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कई सारे फंक्शन हमने बना रखे हैं। अब एक एक फंक्शन को समझाऊंगा और लाइन से चलेंगे, ठीक। सबसे पहले क्या किया गया है, एनालाइज सेंटेंस नाम का आपको फंक्शन दिख रहा होगा और इसमें हमने क्या किया है, वर्ड काउंट एक वेरिएबल लिया है, कैपिटल काउंट के लिए एक वेरिएबल लिया है, स्मॉल काउंट के लिए लिया है और स्पेशल काउंट के लिए एक वेरिएबल लिया है। इस तरीके से 4 वेरिएबल हमने ले लिए हैं ताकि चारों जो सॉल्यूशन आए, चारों जो जवाब आए उसको हम स्टोर कर सकें। अब सबसे पहली चीज चल रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक फॉर लूप चलाया गया है जो कि आपके सेंटेंस के अंदर चलेगा। अब यहाँ पर सबसे पहले चेक किया गया है कि जो कैरेक्टर है वो अल्फाबेटिकल है, ठीक। उसके बाद अल्फाबेटिकल में अगर अपर लेटर है तो एक काउंट हो जाएगा और नहीं तो स्मॉल में एक काउंट हो जाएगा। सबसे पहले क्या चीज चेक की, देखिए फिल्टर किस तरीके से किया गया। सबसे पहले अल्फाबेटिकल है, हाँ अल्फाबेटिकल है तो अगर अपर है तो अपर वाले में एक बढ़ा दिया, अगर अपर नहीं है तो जाहिर सी बात है लोअर कैरेक्टर होगा तो लोअर में एक हमने बढ़ा दिया, ठीक। और अगर स्पेस आपने लिया है, देखिए अपर है लोअर है, नहीं तो अगर आपने स्पेस लिया है, स्पेस का मतलब एक वर्ड पूरा हो गया तभी तो आप स्पेस लेते हैं, ठीक। एक वर्ड पूरा होने के बाद स्पेस लेते हैं। तो अगर आप स्पेस दबाएंगे तो काउंट आपका एक हो जाएगा वर्ड में। तीनों चीज में इस तरीके से बढ़ रहा है, ठीक। और अगर ये तीनों चीज नहीं होती है कि स्पेस भी नहीं है, अपर भी नहीं है, लोअर भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है स्पेशल कैरेक्टर ही वो चीज होगी। तो यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर में एक बढ़ गया, ठीक। इसको फिर से एक बार आसानी से समझिए कि कोई आपने वर्ड इंटर किया तो उसमें सबसे पहले चेक किया जाएगा क्या अल्फाबेटिकल है। अगर अल्फाबेटिकल है तो क्या अपर केस में है, अपर केस में है तो कैपिटल वाला, स्मॉल केस में नहीं तो स्मॉल केस वाला वर्ड बढ़ा। और अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पर एल्स में चलेगा और चेक करेगा कि क्या स्पेस है, स्पेस है तो वर्ड बढ़ गया, नहीं तो ऐसा भी नहीं है तो आखिरी में स्पेशल कैरेक्टर में एक बढ़ जाएगा। इस तरीके से हमने यूज किया है। एक चीज और यहाँ पर देख लीजिए कि सबसे पहले ये इफ चलेगा, इफ के अंदर इफ एल्स चलेगा। अगर ये चीज नहीं रन करती, मतलब यहीं पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एलिफ की बारी आएगी, यहाँ पर कंडीशन चेक होगी। अगर ये भी फॉल्स हो जाता है तो अपने आप एल्स लूप चल जाएगा। इफ एलिफ इसी तरीके से चलता है। बाकी जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो सब कुछ कैलकुलेट होकर यहाँ पर हमारा रिटर्न होकर प्रिंट यहाँ पर हो जा रहा है इसी फंक्शन के अंदर, ठीक। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। अगर देखिए एक बार देख लिया है, जाहिर सी बात है 40% 50% लोगों को समझ में नहीं आया होगा, तो दोबारा से इस क्वेश्चन को देखिए, तुरंत सॉल्यूशन नोट करके रन कराने की जरूरत नहीं है। 5 मिनट फिर से देख लेंगे तो चीजें एकदम 100% क्लियर हो जाएंगी। बाकी कोई डाउट है तो कमेंट में पूछिए, हम फिर से बताएंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर भी ले सकते हैं, ठीक। उम्मीद करता हूँ सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं अगले सवाल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। सवाल नंबर 7 यहाँ पर क्या कह रहा है कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू टेक लिस्ट ऑफ नंबर एज इनपुट। मतलब प्रोग्राम ऐसा रहे कि इनपुट के तौर पर क्या ले सके, लिस्ट ऑफ नंबर ले सके फ्रॉम द यूजर एंड प्रोड्यूस अ कम्युनिकेटिव लिस्ट वेयर ईच एलिमेंट इन द लिस्ट at any position n is sum of all element at position up to n-1। मतलब यहाँ पर सवाल क्या चीज कह रहा है एक बार समझिए कि यहाँ पर एक लिस्ट जो है वो इनपुट के तौर पर जा सके जिसमें कई सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, कई सारे नंबर हो सकते हैं, और किसी भी पोजीशन पे जब हम सम काउंट करें तो वो पिछले सारे पोजीशन के एलिमेंट्स का सम हो। मतलब यहाँ पर अगर हम एलिमेंट काउंट करें तो इन सब का ये सम दे दे। एक बार इस चीज को मैं प्रोग्राम में आपको करके दिखाता हूं और आप सवाल आसानी से तब समझ पाएंगे। सॉल्यूशन देखिए कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा और इसको ध्यान से देखिएगा ताकि समझ पाए। यहाँ पर हमने इस प्रोग्राम को रन करा दिया और यहाँ पर देखिए क्या चीज हो रही है। देखिए हमने इनपुट के तौर पे 10, 20, 30, 40, 50 दिया था और आउटपुट हमारा 10, 30, 60, 100, 150 आ रहा है। ये कैसे हो रहा है इस चीज को यहाँ पर मैं समझाता हूँ आप लोग को। देखिए
ये हमारा इनपुट रहा और ये हमारा आउटपुट रहा। अब इसमें समझने वाली बात क्या है, सबसे पहले तो 10 था तो 10 ही आ गया। अगले पोजीशन पे अगर हम देखें तो यहाँ पर 20 था, अब 10 और 20 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 30 आएगा। तो अगला एलिमेंट हमारा क्या आ गया, 30। इसी तरीके से अगली बार जब हम चले तीसरे एलिमेंट की तो 10 जोड़ा, 20 जोड़ा और 30 जोड़ा, तो 10, 20 और 30 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 60। ये हमारा बन जाएगा तीसरा एलिमेंट। उसके बाद अगले एलिमेंट की बारी करें तो यहाँ पर 40 है, तो 10, 20, 30, 40 इनको आपस में अगर जोड़ें तो आपका 100 आ जाता है। 40, 10, 50, 50, 50, 100 हो गया। और आगे अगर इसमें 50 जोड़ेंगे तो अगला एलिमेंट हमारा 150 आ जाएगा। यही चीज कह रहा है कि किसी भी पोजीशन पे जब हम सम काउंट करें तो वो अपने पिछले सारे टर्म के सम के बराबर होना चाहिए। यहाँ पर ये चीज आपके सवाल में कही जा रही है। अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें किस तरीके से इसका सॉल्यूशन होगा, तो बहुत आसान तरीके से इसको समझाया गया है। देखिए एक बार में हम इसको समझ भी लेंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या चीज की जा रही है। यहाँ पर देखिए एक फंक्शन हमने डिफाइन किया है जिसमें आपका लिस्ट जो है एट्रीब्यूट है, लिस्ट आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, इस जगह पर देखिए हमने लिस्ट डिफाइन कर दी है। और इसी के नीचे जब हम प्रिंट करा रहे थे इस चीज को, यहाँ पर देखिए प्रिंट करा रहे थे, तो हमने फंक्शन को कॉल कर लिया है। और फंक्शन जब कॉल होता है तो फंक्शन जिस जगह पे डिफाइन रहता है वहां पर पहुंच जाता है। तो यहाँ पर फंक्शन डिफाइन था, यहाँ पर पहुंच गया। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले लेंथ निकाल ली गई है आपकी लिस्ट की। जो भी लिस्ट आप इनपुट करेंगे उसकी यहाँ पर लेंथ निकाल ली गई है। फिर एक हमने लिस्ट यहाँ पर ली है, इसमें हम ये चीज करा रहे हैं। अब इस चीज को ध्यान से देखिएगा, इस चीज का मतलब क्या है। जो ये चीज लिखी है इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, इसी में सारी चीज छुपी हुई है। ये चीज क्या कहती है, ये चीज सम करने को कह रही है लिस्ट को। सम कैसे, स्टार्ट होगा 0 इंडेक्स से, खत्म होगा x पे और हर स्टेप में एक जंप करेगा। फिर से एक बार, स्टार्टिंग कहां से हो रही है, 0 से। पहली जो चीज होती है वो दिखाती है कि स्टार्टिंग कहां से हो रही है। दूसरी चीज एंड कहां से हो रहा है, मतलब 0 से शुरू होगा और किस एलिमेंट पे आपका ये खत्म होगा। उसके बाद हर स्टेप में एक एक एलिमेंट ये चलेगा, मतलब पहले में ये, फिर उसके बाद ये, कोई एलिमेंट आपका जंप नहीं करेगा, हर बार एक ही एक स्टेप यहाँ पर चलना है। ये तीसरी वाली गिनती दिखाती है। और x की वैल्यू कैसे डिफाइन होगी, x की वैल्यू 0 से लेकर पूरी लेंथ तक चलेगी। लेंथ +1 क्यों किया गया है, क्योंकि फॉर लूप में एक कम ही बार रन होता है, तो इसीलिए हमने एक बढ़ा दिया है कि टोटल आखिरी तक जाए। अगर सिर्फ आप लेंथ यहाँ पर लिख देंगे तो ये 40 तक सम करके रुक जाएगा, लेकिन 50 काउंट हो इसलिए लेंथ +1 हमने कर दिया है। तो पहली बार जब रेंज चलेगी तो x की वैल्यू 0 रहेगी, तो सिर्फ ये एलिमेंट सम होगा। अगली बार जब ये लूप चलेगा तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी, तब ये दोनों आपस में सम हो जाएंगे। फिर उसके बाद x की वैल्यू 2 होगी, ये तीनों सम हो जाएंगे। x की वैल्यू 4 होगी तो ये चारों सम होंगे। और आखिरी में x की वैल्यू 5 हो जाएगी तो ये पांचों सम हो जाएंगे। और सम हो के क्या होगा, इस वाली CU लिस्ट में ये स्टोर होते जाएंगे। हर बार सम होंगे और हर बार स्टोर हो जाएंगे। और आखिरी में हमने उस लिस्ट को प्रिंट करा दिया है, तो वो लिस्ट हमारी आउटपुट के तौर पे आ जाएगी। एकदम आसान सी चीज है। सारी चीज कहां पर है, सारी चीज इसी लाइन में है, देख रहे हैं, सारी चीज इसी लाइन में है। इसको एक बार फिर से आपको मैं समझा दे रहा हूं। यहाँ पर देखिए CU लिस्ट में वैल्यू स्टोर हो रही है। सबसे पहले यहाँ पर सम कहा गया है, मतलब चीजों को जोड़ देना है। लिस्ट वाली सारी चीजों को जोड़ देना है। किस तरीके से जोड़ना है, 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट करनी है और x तक इंडेक्सिंग आपकी लेकर जानी है। और हर स्टेप में एक एक एलिमेंट जंप करना है, मतलब पहले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, हर स्टेप में एक एक कदम चलेंगे। अब x की वैल्यू किस तरीके से डिसाइड होगी, इसके लिए यहाँ पर रेंज दे दी गई है फॉर लूप चला के। सबसे पहले 0 से शुरू होगा और जितनी बड़ी आपकी लिस्ट की लेंथ है पूरे एंड तक ये जाएगा। तो सबसे पहले ये चलेगा एक स्टेप और आपकी CU लिस्ट में यहाँ से उठ के 10 स्टोर हो जाएगा। अगली बार में ये चलेगा, सॉरी यहाँ पर 10 लिखा रहने देते हैं। अगली बार में x की वैल्यू 0 से बढ़ के 1 हो जाएगी और उस बार ये 10 और 20 आपस में जुड़ेंगे और CU लिस्ट में अगला एलिमेंट 30 स्टोर हो जाएगा। इसी तरीके से अगली बार जब 2 हो जाएगा तो ये एलिमेंट भी जुड़ेगा और 60 स्टोर होगा, फिर 100 स्टोर होगा और फिर 150 स्टोर होगा। और यही चीज देखिए जब हम रन भी करा रहे हैं प्रोग्राम को, यहाँ पर देखिए जब हमने इस चीज को रन भी कराया था, सॉरी एक सेकेंड, ठीक है, तो जब इस चीज को यहाँ पर हमने रन कराया था तो भी अगर आप देखेंगे
तो हमारा आउटपुट यही चीज आया था 10, 30, 60, 100, 150। तो एकदम आसान सा प्रोग्राम है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीन पे आपके प्रोग्राम दिख रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछिए, कोई डाउट ना हो तो हमारी तारीफ भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। सामने हमारे सवाल नंबर 8। यहाँ पर क्या चीज कही जा रही है, सबसे पहले देखिए कि एक प्रोग्राम आपको लिखना है जो कि लिस्ट को जो है इनपुट के तौर पर ले, एक लिस्ट इसमें आप इनपुट कर सकें। इसमें क्या चीज होनी चाहिए, 3 काम करके देने हैं। सबसे पहले लिस्ट में जो सबसे बड़ा नंबर है वो हमें मिल जाए, सबसे छोटा नंबर जो है वो मिल जाए, और सारे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट हमें मिल जाए। जैसे देखिए आपको मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं कि मान लीजिए लिस्ट में आपने 2, 4 और 3 जो है इनपुट कर दिया, तो ये लिस्ट आपको बता दे, ये प्रोग्राम आपको बता दे कि 4 सबसे बड़ा नंबर है, 2 सबसे छोटा नंबर है, और यहाँ पर इनका मल्टीपल करके भी सारे एलिमेंट्स का आउटपुट आपको दे दे। कुछ इस तरीके से आपको प्रोग्राम बनाकर देना है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इसको बहुत आसानी से यहाँ पर समझेंगे, और टुकड़ों में बांट के अगर प्रोग्राम को देखा जाए तो काफी आसानी से ये समझ में भी आ जाएगा। सॉल्यूशन की तरफ चलें तो देखिए सॉल्यूशन यहाँ पर हमारे सामने है। इसको एक बार मैं रन करा के दिखा देता हूँ ताकि आप समझ जाएं प्रोग्राम किस तरीके से काम कर रहा है। तो इस चीज को यहाँ पर रन कराते हैं, और यहाँ पर हमें एलिमेंट्स देने हैं, और हर एलिमेंट देने के बाद स्पेस दबाना है। तो मैंने 2 लिख दिया, स्पेस 34, स्पेस 23, स्पेस 5, स्पेस 4, 5, और यहाँ पर मैं इंटर दबा रहा हूँ। देखिए सबसे बड़ा नंबर 34 आ गया, सबसे छोटा नंबर 2 आ गया, और जो टोटल सीरीज का मल्टीपल है वो भी हमारे सामने आ चुका है। कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं है। कुछ इस तरीके का हमको प्रोग्राम बनाना है। आउटपुट अगर ना दिख रहा हो तो ये हमने जूम कर दिया है, आप देख लीजिए, लार्जेस्ट, फिर स्मॉलेस्ट, और फिर सबका प्रोडक्ट आपके सामने यहाँ पर है। अब किस तरीके से आपकी यहाँ पर प्रोग्रामिंग की गई है उसको देखते हैं। सबसे पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, तो हम लिखते हैं क्लियर, और ये आउटपुट हमारा क्लियर हो चुका है। प्रोग्राम की तरफ चलते हैं, सबसे ऊपर से शुरुआत करेंगे। अब यहाँ पर देखिए डिफाइन किया गया है एनालाइज नंबर का, लेकिन जब प्रोग्राम रन होता है तो सबसे पहले फंक्शन नहीं, सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ है फंक्शन, वो बात होती है। तो यहाँ पर यूजर से देखिए इनपुट ले लिया जा रहा है, इनपुट str में यहाँ पर इनपुट ले लिया गया, और इसके बाद इसी के नीचे ये सब इनपुट लेने की चीजें हैं। यहाँ पर स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया गया, और यहाँ पर अब देखिए एनालाइज नंबर प्रोग्राम कॉल कर दिया गया। अब यहाँ से बहुत ध्यान से देखिएगा, एनालाइज नंबर प्रोग्राम जैसे ही कॉल किया गया, फंक्शन यहाँ पर एनालाइज नंबर जहाँ डिफाइन हुआ है वहां पर पहुंच जाएगा। अब यहाँ पर मेन खेल शुरू होता है। यहाँ पर आपके पास इनपुट के तौर पर लिस्ट आ चुकी है। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज चेक हो रही है कि यहाँ पर लिस्ट कहीं एम्प्टी तो नहीं है, जो लिस्ट इनपुट की गई है या जो लिस्ट फंक्शन में आई है वो एम्प्टी तो नहीं। अगर ऐसा होगा तो हम यहाँ पर मैसेज पॉपअप कर देंगे कि लिस्ट इज एम्प्टी, और फिर इसको रिटर्न कर देंगे। अगर यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है तो आगे की तरफ बढ़ेंगे, और लार्जेस्ट वाला जो हमारा वेरिएबल है, स्मॉलेस्ट वाला जो वेरिएबल है, इसमें लिस्ट का पहला एलिमेंट हम सेव करा देंगे। इतनी चीज समझ में आई कि मान लो लिस्ट में 1, 2, 3, 4 एलिमेंट हैं, तो जो लार्जेस्ट हमारा वेरिएबल है और स्मॉलेस्ट है, इसमें दोनों में पहला एलिमेंट हम सेव करा देंगे, और उसके बाद बाकी सारे एलिमेंट्स को चेक करेंगे। जैसे देखिए हम स्मॉलेस्ट की बात करें तो किस तरीके से करेंगे, पहले में स्मॉलेस्ट सेव हो गया, स्मॉलेस्ट में ये एलिमेंट आपका सेव हो गया है। अब इससे चेक करेंगे कि क्या ये वाला इससे छोटा तो नहीं है। अगर छोटा नहीं है तो जाने देंगे। इसको चेक करेंगे क्या छोटा तो नहीं है। अगर छोटा होगा तो अब स्मॉलेस्ट में जो ये स्टोर था इसको यहां से हटाकर स्मॉलेस्ट में इस वाली वैल्यू को स्टोर कर देंगे। फिर आगे ऐसे चेक करते जाएंगे, अगर छोटा एलिमेंट मिलेगा तो स्मॉलेस्ट में उसको स्टोर कराएंगे, और बड़ा एलिमेंट मिलेगा तो छोड़ते जाएंगे। ऐसे ही लार्जेस्ट के साथ भी करेंगे। देखिए एक बार देखिए तो यहाँ पर समझ में आ जाएगा। एक वेरिएबल प्रोडक्ट लिया गया है और उसमें 1 स्टोर कराया गया है। जब भी प्रोडक्ट के लिए कोई वेरिएबल यूज करते हैं उसमें 1 स्टोर कराते हैं, और सम के लिए कोई वेरिएबल यूज करते हैं तो उसमें 0 स्टोर करवाते हैं। ये तो नियम ही है। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा फॉर लूप चल रहा है आपके इस नंबर्स में, और यहाँ पर देखिए चेक कर रहे हैं कि नंबर जो है बड़ा है लार्जेस्ट से। अगर बड़ा है तो लार्जेस्ट वाले में नम आ जाएगा। मतलब यहाँ पर देखिए आपने मान लीजिए 1, 4, 3 और 2 आपके स्टोर करवा दिए थे, तो 1 जो है स्मॉलेस्ट वाले में भी आ चुका है और 1 जो है लार्जेस्ट वाले में भी आ चुका है। अब यहाँ पर चेक हुआ कि जो पहला एलिमेंट है वो बड़ा है लार्जेस्ट से, तो यहाँ पर इस एलिमेंट को जब किया जाएगा चेक, तो क्या 1 से बड़ा है 4? जाहिर सी बात है।
तो अब लार्जेस्ट यहां पर न रह के इस पर पहुंच गया और लार्जेस्ट में अब एक न स्टोर होके 4 स्टोर हो जाएगा। ठीक, अगर नंबर छोटा है स्मॉलेस्ट से तो स्मॉलेस्ट वाली वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसी तरीके से अगले एलिमेंट को चेक करेंगे और अगला एलिमेंट अगर बड़ा मिलेगा तो लार्जेस्ट वाले में चला जाएगा, छोटा मिलेगा तो स्मॉलेस्ट वाले में चला जाएगा। और इस तरीके से जब लिस्ट के आखिरी में हम पहुंचेंगे तो हमारे पास स्मॉलेस्ट में सबसे छोटी वैल्यू आ जाएगी और लार्जेस्ट में सबसे बड़ी वैल्यू आ जाएगी। एक बार मैं फिर से इस चीज को समझा रहा हूं, अगर समझ में आ गया हो तो इस पार्ट को स्किप कर दीजिएगा। ठीक, चलिए अब मान लीजिए आपके पास एक लिस्ट हम दे देते हैं जिसमें आपका 1 4 7 3 इस तरीके से स्टोर है। तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट में एक स्टोर करा दिया गया। अब अगले एलिमेंट को चेक करेंगे, क्या ये एक जो है 4 से बड़ा है? अगर बड़ा है तो लार्जेस्ट में चला जाएगा और अगर छोटा है तो स्मॉलेस्ट में चला जाएगा। इसी तरीके से फिर अगले एलिमेंट को चेक करेंगे, बड़ा होगा तो लार्जेस्ट में जाएगा, छोटा होगा तो स्मॉलेस्ट में आएगा। इस तरीके से ये काम कर रहा है। ठीक, और हर बार जब ये हो जाएगा तो प्रोडक्ट में वो नंबर इनटू हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट तो हमें सारे एलिमेंट्स का निकालना है, चाहे वो एलिमेंट बड़ा हो या छोटा हो। तो हर एलिमेंट जब काउंट हो जाए बड़ा है या छोटा है तो उसका प्रोडक्ट हमको कर लेना है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट हर बार स्टोर होता रहेगा और ये फॉर लूप लिस्ट के आखिरी तक चलेगा और आखिरी में पहुंचने के बाद रुक जाएगा। तो हमारे पास 3 चीजें आ जाएंगी, सबसे बड़ा नंबर आ जाएगा, सबसे छोटा नंबर आ जाएगा और प्रोडक्ट साथ साथ यहाँ पर देखिए होते ही चल रहा है। अब इन तीनों को हमें यूजर के सामने डिस्प्ले कर देना है और हमारे पास कहा हुआ आउटपुट आ जाएगा। इतनी सी चीज, आसान सी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। मैं इसको आपके स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। स्क्रीनशॉट यहाँ पर एक हो सकता है, अगर बड़े फॉर्म में चाह रहे हैं तो ये आपका एक स्क्रीनशॉट और यहाँ पर आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो एक बेहतरीन सा सवाल था जो आपके सामने डिस्कस किया। मिलते हैं अगले सवाल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। तो यहाँ पर अगर सवाल की बात की जाए तो यहाँ पर सवाल नंबर 9 डिस्कस होने वाला है। और सवाल क्या है, देखिए छोटा सा सवाल है, राइट अ पाइथन फंक्शन दैट टेक्स 2 लिस्ट एंड रिटर्न ट्रू इफ दे हैव एट लीस्ट 1 कॉमन आइटम। मतलब यहाँ पर एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो 2 लिस्ट इनपुट के तौर पर ले सके। ठीक है, अभी तक एक देख रहे थे, अब 2 लिस्ट इनपुट के तौर पर ले सके। और काम क्या करना है, इसको एक ऐसे तरीके से करना है कि अगर दोनों लिस्ट में कोई भी एलिमेंट कॉमन हो तो ट्रू आउटपुट आ जाना चाहिए, और मान लो नहीं है तो नन कर देगा, वो बता देगा कि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। कुछ इस तरीके से प्रोग्राम बनाना है। ठीक, देखिए यहाँ पर एक बार समझ लीजिए कि 2 लिस्ट इनपुट के तौर पर जाएगी, एक पहली हो गई एक दूसरी हो गई। अब यहाँ पर चेक किया जाएगा क्या इन दोनों लिस्ट में कोई एलिमेंट ऐसा है जो इसमें भी है और इसमें भी है। अगर ऐसा होता है तो आउटपुट के तौर पे आपका ट्रू आ जाना चाहिए। यही प्रोग्राम की डिमांड है। अगर सॉल्यूशन की तरफ चलें तो देखिए बहुत बेहतरीन तरीके से इसको मैंने समझाया है, छोटे तरीके से। यहाँ पर देखिए पहले तो हमने 2 एग्जाम्पल ले लिए आउटपुट में कि एक 1 2 3 4 5 ले लिया है, 5 6 7 8 9 ले लिया। तो यहाँ पर देखिए इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, तो यहाँ पर हमारा आउटपुट ट्रू आना चाहिए। और दूसरे वाले एग्जाम्पल में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर कॉमन है और यहाँ पर कॉमन नहीं है। दोनों चीज चेक हो जाएगी, कॉमन होने पर ट्रू आएगा और कॉमन नहीं होगा तो यहाँ पर बता देगा नन, मतलब कोई भी एलिमेंट यहाँ पर कॉमन नहीं है। प्रोग्राम को रन कराते हैं, यहाँ पर रन गए और यहाँ पर रन विदाउट डिबगिंग गए। आप कोई भी सॉफ्टवेयर इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले वाले में ट्रू आ गया क्योंकि यहाँ पर 5 मैच हो रहा था, और दूसरे वाले में नन आ गया क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं था। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पर किस तरीके से इसको हमें करना है या किस तरीके से इसको बनाया गया है। तो प्रोग्राम की शुरुआत यहीं से हुई है। ऊपर फंक्शन डिफाइन है, यहाँ पर हमने क्या किया है, प्रिंट किया है सीधे और कॉमन डेटा फंक्शन को कॉल कर लिया है। कॉमन डेटा फंक्शन ऊपर की तरफ यहाँ पर डिफाइन हुआ है, जो कि क्या ले रहा है, 2 लिस्ट अपने अंदर इनपुट ले रहा है। देख रहे हैं लिस्ट 1 और लिस्ट 2। और ये पास कहाँ से हुई है, देखिए ये लिस्ट यहाँ से आपकी पास हुई है। देखिए आपकी पहली लिस्ट ये जा रही है और दूसरी लिस्ट ये जा रही है। ये स्टोर हो जाएगी लिस्ट 1 में और ये स्टोर हो जाएगी लिस्ट 2 में, और फिर आगे की प्रोसेस शुरू होगी। चलिए इसको देखते हैं किस तरीके से वर्क कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए 2 फॉर लूप चल रहे हैं, एक आपका पहले लिस्ट के लिए और दूसरा आपका लिस्ट 2 के लिए। किस तरीके से चलेगा, देखिए यहाँ पर देखिए इस तरीके से काम होगा, बहुत आसानी से समझिएगा। ये आपकी लिस्ट हो गई 1 और ये आपकी लिस्ट हो गई 2। अब इसमें मान लो 1 2 3 एलिमेंट हैं और इसमें भी 1 2 3 एलिमेंट है। ठीक,
तो सबसे पहले ये एलिमेंट उठेगा और इन तीनों के साथ मैच होगा कि क्या कॉमन है या नहीं। उसके बाद यही चीज क्या होगी, ये एलिमेंट सिलेक्ट होगा और ये एलिमेंट इन तीनों के साथ चेक होगा क्या कॉमन है या नहीं। और आखिरी में तीसरा एलिमेंट लिया जाएगा और ये चेक होगा क्या इससे कॉमन है या नहीं। बहुत सारे बच्चे गलती क्या कर देते हैं, ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं जो पहले वाले को पहले वाले से मैच करता है, दूसरे वाले को दूसरे वाले से, और तीसरे वाले को तीसरे वाले से मैच करता है और आउटपुट दे देता है। लेकिन ये गलत चीज है। हमको सारे एलिमेंट को एक दूसरे से मैच करके देखना होगा कि कहीं कोई एलिमेंट कॉमन है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर बात इंडेक्स वाले कॉमन की नहीं की जा रही है। पूरे लिस्ट में अगर कहीं भी कुछ कॉमन है तो वो आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर 3 बार चेक नहीं होगा, 9 बार चेक होगा। अगर 3 एलिमेंट हैं तो 4 एलिमेंट हैं तो 16 बार चेक होगा। अब देखिए क्या चीज होगी, एक्स में सबसे पहले पहला एलिमेंट आ जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पर अगर 3 एलिमेंट हैं तो एक्स में पहला एलिमेंट आ गया। अब लिस्ट 2 में चलेंगे तो उसमें भी पहली बार में पहला एलिमेंट सेलेक्ट हो जाएगा, ये वाला। और यहां पर चेक होगा क्या x इज इक्वल टू वाई के है, मतलब ये दोनों एलिमेंट आपस में इक्वल हैं। अगर इक्वल होंगे तो तुरंत हमारा ट्रू आ जाएगा, और नहीं होंगे तो फिर y वाला एलिमेंट बदलेगा। y देखिए इस लूप के अंदर है। नेस्टेड लूप वाला लेक्चर अगर चाहें तो देख सकते हैं नेस्टेड लूप किस तरीके से काम करता है, कि लूप के अंदर जब लूप रहता है तो वो किस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पर y का अगर पहला एलिमेंट रन हो गया है तो y का दूसरा एलिमेंट यहाँ पर अगली बार हमारा रन होगा। देखिए अब दूसरा एलिमेंट y में चला जाएगा और x का एलिमेंट चेंज नहीं होगा। अब उसके लिए कंडीशन चेक होगी। इसी तरीके से तीसरे एलिमेंट के लिए कंडीशन चेक होगी। एक बार जब y के सारी एलिमेंट्स मतलब लिस्ट 2 के सारे एलिमेंट्स चेक हो जाएंगे तब आउटर लूप में बदलाव होगा, और आउटर लूप में बदलाव होगा, और आउटर लूप का पहला एलिमेंट छोड़कर x में कौन सा एलिमेंट जाएगा, दूसरा एलिमेंट जाएगा। अब इसके लिए भी y के तीनों एलिमेंट सेलेक्ट होंगे और फिर तीसरा एलिमेंट सिलेक्ट होगा x में, और इसके लिए भी y के तीनों एलिमेंट सिलेक्ट होंगे और चेक होंगे। कुछ इस तरीके से ये प्रोग्राम रन करेगा, और कहीं पे भी वैल्यू इक्वल आ गई तो तुरंत हमारा रिजल्ट में ट्रू स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और नहीं आई तो फिर वही बात है कि नहीं मैच होगा तो नन आ जाएगा। इस तरीके से ये प्रोग्राम चलेगा और यहाँ पर हमारा प्रिंट होकर आ जाएगा आउटपुट। एकदम आसान सा क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ये टाइम है, ये ऊपर के पार्ट का और ये नीचे के पार्ट का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमें बताइए, हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं एक और बेहतरीन सवाल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। तो सवाल नंबर 10वां क्या है, यहाँ पर कह रहे हैं कि अप्लाई रिकर्सिव कॉल टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर यूजिंग रिपीटिव एडिशन। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर इसको पहले भी डिस्कस किया जा चुका है, रिपीटिव एडिशन से मल्टीपल करने वाली चीज। लेकिन यहाँ पर एक चीज है कि यहाँ पर आपको रिकर्सिव कॉल यूज करनी है। रिकर्सिव क्या होता है, रिकर्जन जब एक फंक्शन खुद को ही कॉल कर रहा हो तो वहां पर रिकर्जन कहा जाता है। तो यहाँ पर हमें नॉर्मल तरीके से नहीं, रिकर्जन का यूज करके एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि 2 नंबर का मल्टीपल हो जाए और वहां पर मल्टीपल ना होकर सम के द्वारा ये चीज हो। ठीक, कि 5 into 4 अगर करना है तो 5 + 5 + 5 + 5 हो। 5 को 4 बार जोड़ दें, 5 को 4 से गुणा करने की बजाय। यहाँ पर देखिए रिपीटिव एडिशन मेथड यूज करना है रिकर्जन के साथ, ये बात कही जा रही है। तो चलिए सॉल्यूशन को एक बार देखते हैं। यहाँ पर देखिए हमने एग्जाम्पल भी लिया है 4 को 5 से गुणा करने के लिए रिपीटिव एडिशन के द्वारा, और यहाँ पर रिकर्जन यूज किया है। प्रोग्राम को अगर रन कराएं तो देखिए यहाँ पर रन कराएंगे तो सिंपली 5 और 4 का मल्टीपल यहाँ पर 20 आ जा रहा है, और पूरे प्रोग्राम में हमने कहीं भी मल्टीपल की साइन यूज नहीं की है। अब इसको सॉल्यूशन को आराम से समझते हैं, छोटा सा प्रोग्राम है। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन को समझना। थोड़ा सा जूम करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 नंबर हम लेंगे, एक num1 ले रहे हैं और एक num2 ले रहे हैं। इसमें जो नंबर आप चाहें इनपुट करा सकते हैं अपने मन के अनुसार, या यूजर को भी फैसिलिटी दे सकते हैं नंबर इनपुट करने की। अब जैसे ही रिजल्ट की बात आई यहाँ पर फंक्शन कॉल कर लिया गया है प्रोडक्ट रिकर्सिव फंक्शन, और यहाँ पर 2 वैल्यू पास कराई गई हैं, एक num1 और दूसरी num2 वैल्यू यहाँ पर पास कराई गई है। num1 में 4 चला जाएगा और num2 में आपका 5 चला जाएगा। अब जैसे ही प्रोग्राम कॉल किया जाएगा, प्रोग्राम पहुंच जाएगा जहां उस चीज को डिफाइन की गई है, मतलब इस वाली लाइन में प्रोग्राम हमारा पहुंच जाएगा। ए में हमारा num1 चला जाएगा और बी में चला जाएगा num2, मतलब ए में चला गया 4 और बी में चला गया आपका 5।
अब यहाँ पर देखिए नीचे अगर आए तो सबसे पहले चेक होगा क्या ए या बी किसी में जीरो तो नहीं है, क्योंकि अगर जीरो होगा तो उसका जो हमारा रिटर्न होगा वो जीरो ही होना चाहिए, क्योंकि कोई भी दो नंबर है अगर मल्टीपल हो रहे हैं और उसमें से कोई भी एक नंबर जीरो है तो उसका मल्टीपल जीरो ही आएगा। जैसे 5 इंटू जीरो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ये कंडीशन चेक करना जरूरी है कि कोई नंबर अगर जीरो होगा तो हमारा जीरो आउटपुट में आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो क्या करेंगे। अब इसी एक लाइन में पूरा प्रोग्राम हमारा समा गया है। इसको ध्यान से देखिए। रिटर्न होगी वैल्यू ए प्लस प्रोडक्ट रिकर्सिव ए बी माइनस 1। देखिए यहां पर क्या चीज है, ए में क्या वैल्यू है हमारी 4 प्लस, अब यहां पर वैल्यू कौन सी पास हुई 4, और यहां पर 5 की जगह पर b माइनस 1 4 पास हो गई। अगली बार जब ये फिर से आएगा तो यहां पर देखिए 4 जुड़ेगा और अगली बार क्या पास होगा 4 3, फिर अगली बार ये चीज आएगी फिर 4 आ जाएगा, ठीक, और 4 2 हो जाएगा, फिर इसके बाद 4 1 हो जाएगा, 4 0 हो जाएगा, और तब तक यहां पर 4 हमारा जुड़ता रहेगा और ये टोटल 5 बार जुड़ेगा। और जैसे ही ये वैल्यू 0 होगी हमारी वैल्यू जो आई रहेगी वो रिटर्न हो जाएगी, क्योंकि 4 5 बार जुड़ चुका है तो टोटल आउटपुट हमारा 20 यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा। एक बार फिर से इस चीज को चाहें तो समझ लीजिए, मैं फिर से समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले ए में आपका 4 आया और बी में 5 आया, ठीक, ए में 4 और बी में 5। क्योंकि हम माउस से लिख रहे हैं तो उतना अच्छा हमारा लिख नहीं पा रहा है, पेन टैब जैसी सुविधा भी नहीं है। तो ए में 4 आया, बी में 5 आया। अब यहाँ पर देखिए जब इस जगह पर प्रोग्राम पहुंचा, क्योंकि 0 अभी नहीं है, तो यहाँ पर हमारा ए में चला गया 4 और फिर से प्रोग्राम ने खुद को कॉल कर लिया किस वैल्यू के साथ 4 और b माइनस 1 मतलब 4। फिर से ये प्रोग्राम यहां तक पहुंचेगा और a वाली वैल्यू जुड़ जाएगी और फिर से ये प्रोग्राम खुद को कॉल कर लेगा, लेकिन b में फिर से 1 घटा देगा मतलब 4 और 3, और यहां पर फिर से अगली बार आएगा 4 जुड़ेगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा और ये जुड़ता चला जाएगा। 4 कितनी बार जुड़ेगा 5 बार जुड़ेगा और 4 का 5 से मल्टीपल जितना होता है उतना यहाँ पर हमारे पास आउटपुट आ जाएगा और यही वैल्यू यहाँ पर रिटर्न होके हमारे पास आ जाएगी और इसी चीज को हमने प्रिंट करा दिया है। एकदम आसान सा सवाल है, अगर ना समझ में आया हो तो एक बार फिर से वीडियो को में पीछे जाकर आप इसको देख लीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ये वो टाइम है जब आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहिए ऊपर के पार्ट का, और नीचे के पार्ट के लिए भी यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं, हमारे डाउट का सॉल्यूशन आपके दे देंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। सवाल नंबर 11 क्या चीज है, अप्लाई रिकर्सिव कॉल टू प्रिंट फिबोनाची सीरीज अप टू टर्म n। रिकर्सिव कॉल के द्वारा आपको फिबोनाची सीरीज प्रिंट करानी है, n टर्म मतलब जितने टर्म की आप चाह रहे हो उतने टर्म की। तो सबसे पहली चीज बच्चों को समझना होगा कि फिबोनाची सीरीज क्या होती है। हो सकता है काफी लोगों को पता हो, फिर भी मैं बता रहा हूँ। ये कि ऐसी सीरीज है जिसमें पहला एलिमेंट 0 होता है, दूसरा एलिमेंट 1 होता है और तीसरा एलिमेंट पिछले 2 टर्म का सम होता है। मतलब 0 और 1 को जोड़ेंगे तो अगला क्या आएगा 1। इसी तरीके से फिर अगला टर्म निकालना हो तो पिछले 2 टर्म मतलब 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा। फिर अगला टर्म निकालना हो तो पिछले 2 टर्म मतलब 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा। इसी तरीके से अगला टर्म निकालना हो तो 3 और 2 को जोड़ेंगे तो आपका 5 आएगा। 5 और 3 8। इस तरीके से जो सीरीज तैयार होती है उसको हम कहते हैं फिबोनाची सीरीज। अगर ये चीज़ ना समझ में आई हो तो फिर से 10-15 सेकंड रिवाइंड करके देख लीजिएगा ताकि अच्छे से समझ लें कि फिबोनाची सीरीज क्या होती है। पहली बार अगर देख रहे हैं जाहिर तौर पे नहीं समझ में आया होगा, दोबारा से देख लीजिए, बहुत तेज बनने की ज़रूरत नहीं है। हमको भी नहीं समझ में आया था तो आपको भी मैं मान के चल रहा हूँ एक बार में ये चीज़ नहीं समझ में आई होगी। सिंपल सी चीज़ है, पहला टर्म 0, दूसरा 1 और फिर आगे का टर्म निकालने के लिए पिछले 2 टर्म का सम करते जाओ और आगे निकालते जाओ। तो ये हमें प्रिंट कराना है n टर्म मतलब जितने टर्म का चाहें उतने टर्म का यहाँ पर, लेकिन किसके द्वारा, रिकर्सिव कॉल के द्वारा। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर ये बहुत टेक्निकल है, बहुत बड़ा प्रोग्राम बनेगा, लेकिन प्रोग्राम आपका देखिए बहुत छोटा है। यहाँ पर देखिए ये आपका टोटल प्रोग्राम है इस जो सवाल को दिया गया है उसका। इसको रन कराकर एक बार आपको दिखा देता हूँ कि अगर इसको आप रन कराते हैं, हम गए रन में, रन विदाउट डिबगिंग यहाँ पर कर दिया और यहाँ पर देखिए हमने 10 टर्म दिया था तो 10 टर्म हमारा प्रिंट होकर आ गया आउटपुट में। इसको थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ, अब आपको दिख रहा होगा कि 10 टर्म यहाँ पर आपका आ गया है 0 1 1 2 3 5 8।
13, 21, 34। ठीक, आखिरी टर्म कैसे आया होगा, 21 और 13 को जब ऐड करेंगे तो 34 आपका आएगा। इस तरीके से ये निकलता हुआ आगे चला जाता है। 15 यहाँ पर अगर आप कर देंगे, जो इनपुट दिया था आपने 10, अगर इसको 15 कर देंगे तो 15 टर्म भी सम हो जाएगा। 20 कर देंगे तो 20 टर्म आपका प्रिंट हो जाएगा। अब बात करते हैं किस तरीके से इस प्रोग्राम को बनाया गया है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले टर्म में क्या चीज आ गई है, 10 आ चुकी है। ठीक, अब यहाँ पर जैसे ही नीचे हम पहुंचेंगे, फिबोनाची सीरीज कॉल की गई है, और जैसे ही फिबोनाची रिकर्सिव कॉल किया जाएगा, प्रोग्राम उठ के जहां पर फंक्शन डिफाइन है वहां पर पहुंच जाएगा। ठीक, डेफिनेशन से प्रोग्राम रन नहीं होता है, यहां से प्रोग्राम शुरू होगा, और जब फंक्शन को कॉल किया जाता है तब फंक्शन वहां पर रन होना शुरू होता है। तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर टर्म्स इनपुट में जा रहा है, मतलब जो वैल्यू आपने n में दी है वो यहाँ पर पहुंच गई, n में 10 चला गया। अब नीचे आएंगे और चेक करेंगे क्या n बड़ा है 0 से। अगर n बड़ा होगा 0 से तभी आगे काम चलेगा। तो यहाँ पर प्रिंट क्या हो रहा है, सबसे पहले a प्रिंट हो रहा है। a मतलब जो आपकी वैल्यू यहाँ पर a में है वो आ गया 0, और फिर फिबोनाची रिकर्सिव। अब इसी लाइन को ध्यान से समझिएगा, जो बच्चा इस लाइन को समझ गया वो पूरे प्रोग्राम को भी समझ गया, ऐसा मान लीजिएगा। n-1, n में क्या वैल्यू थी 10, कॉपी हो तो नोट करिए। n में क्या वैल्यू थी 10, 10 - 1 मतलब 9। b में क्या वैल्यू थी, b में 1 थी, तो यहाँ पर 9, 1, और फिर a प्लस b। a प्लस b क्या चीज है, मतलब कि जो पिछला टर्म था, a मतलब 0 और b मतलब अगला टर्म, तो a प्लस b मतलब 1। इस तरीके से ये चीज चल रही है। अगली बार चलेंगे तो क्या आएगा 8, और b में क्या आएगा, b में आ जाएगा जो वैल्यू आपकी a में रही होगी, मतलब कि 0 + 1 हुआ तो यहाँ पर 1 आ गया फिर से, और फिर 1 + 1 हुआ तो मतलब 2 आ गया। इसी तरीके से आपका अगला टर्म जब चलेगा तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा। अगली बार चलेगा तो यहाँ पर 6, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 5 आ जाएगा। इस तरीके से ये प्रोग्राम रन करेगा। फिर से एक बार देखिए, जब भी ये फंक्शन कॉल होगा, n में अभी वैल्यू है 10, a में है 0, b में है 1। जब ये यहाँ पर पहुँचेगा तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, b में क्या वैल्यू आ जाएगी, b में आ जाएगी 1 और a में आ जाएगी 1। इस तरीके से ये प्रोग्राम चलता रहेगा और ये वैल्यू यहाँ पर पास होगी। मतलब n में अगली बार जाएगा तो 9 जाएगा, a में जाएगा तो आपका 1 जाएगा, b में जाएगा तो 1 जाएगा, और ये सीरीज आपकी इसी तरीके से प्रिंट हर बार, ये देखिए बीच में एक प्रिंट लगा दिया है ताकि हर बार जब ये लूप चले तो आपका प्रिंट भी होता रहे। एकदम आसान सा फंक्शन है। एक बार मैं फिर से देखिए समझाने जा रहा हूँ, जिन लोग समझ गए हो स्किप कर सकते हैं, मैं फिर से लेकिन समझाने जा रहा हूँ। ठीक, चलिए अब यहाँ पर मैं अब लिखता हूँ n, a और b। ठीक, n में क्या वैल्यू है 10, a में 0, b में 1 है। यहाँ पर गए a प्रिंट हो गया था, हमारा आउटपुट अभी क्या आ गया स्क्रीन पे 0 हमारा आउटपुट आ गया। फिर फंक्शन फिर से कॉल किया है, क्योंकि रिकर्सिव है तो खुद को कॉल कर रहा है। यहाँ पर n-1 मतलब n में अब क्या आ गया 9 आ गया। b में 1 पास कराएंगे तो यहाँ पर b की वैल्यू a में जाएगी तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। फिर a प्लस b किया, मतलब a में अभी क्या है 0 और b में क्या है 1 है। 0 + 1 कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पर हमारा 1 आ गया जो कि b में पास हुआ, तो b की भी वैल्यू 1 हो गई। फिर से प्रोग्राम चला और a की वैल्यू प्रिंट हुई, a की वैल्यू भी क्या है 1 है, तो आपका आउटपुट 1 आ गया। ठीक, फिर से ये सारी चीजें होंगी तो इसमें 8 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर से जब ये प्रोग्राम चलेगा a की वैल्यू प्रिंट होगी तो a में अभी 1 है तो 1 प्रिंट हो गया। अगली बार फिर से ये लूप चलेगा, n की वैल्यू एक और घटेगी, आपके a में जो है वो आ जाएगा 2 और b में आ जाएगा a प्लस b, मतलब a प्लस b यहाँ पर 3 हो गया। अब स्क्रीन पे 2 प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से फिर 6 होगा, यहाँ पर 5 होगा, सॉरी यहाँ पर आपका 3 आएगा और यहाँ पर आपका 5 आएगा। इस तरीके से ये सीरीज आपकी प्रिंट होती चली जाएगी और आपको मन चाहा आउटपुट मिल जाएगा। जिनको ना समझ में आया हो 1-2 बार इसको देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये इस टाइप के प्रोग्राम है जो एक बार में जल्दी से समझ में नहीं आते हैं। ये बहुत कॉमन चीज़ है, अगर ना समझ में आ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से फिर से देखिए। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट में पूछिए। बाकी अगर चीज़ें हमारी समझ में आ रही हो, हमारी मेहनत दिख रही हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। बाकी हमारे प्रयास अच्छा लग रहा हो थोड़ा सा सब्सक्राइब लाइक भी कर दीजिए ताकि एक मोटिवेशन हमें मिलता रहे अगली वीडियो बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 12 की बात की जा रही है। 12वां क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट
टू नंबर एज इनपुट एंड कंप्यूट द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। यहाँ पर जीसीडी कैलकुलेट किया जा रहा है कि कौन सा वो सबसे बड़ा नंबर है जिससे इनपुट किए गए दोनों नंबर डिवाइड हो सकते हैं। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, नाम से ही समझ में आ रहा है जो दो नंबर आप इनपुट करेंगे उन दोनों नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर फाइंड करना है। इस प्रोग्राम को यहाँ पर हमको बनाने के लिए कहा गया है। तो चलिए एक बार देखते हैं कैसे ये प्रोग्राम काम करता है। तो ये आप देख रहे हैं छोटा सा यहाँ पर फंक्शन है और सबसे पहले इसको देखिए रन करा देते हैं कि अगर 60 और 48 ले रहे हैं तो इसका जीसीडी क्या आएगा। तो यहाँ पर हम गए, राइट क्लिक किया, यहाँ पर रन पे आकर रन विदाउट डिबगिंग किया और आपका आउटपुट यहाँ पर आ गया कि 60 और 40 का जो ग्रेटेस्ट डिवाइजर फैक्टर है, यहाँ पर जीसीडी है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, वो 12 है, यहाँ पर आ गया। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की कि किस तरीके से यहाँ पर सॉल्यूशन वर्क कर रहा है। तो प्रोग्राम की शुरुआत हमारी यहाँ से होती है, दो वैल्यू हमें ले लेनी है, एक वेरिएबल ए लिया और दूसरा वेरिएबल बी लिया। एक में हमने 60 स्टोर करा दिया, दूसरे में 40। अब यहाँ पर अगर एक चीज़ ध्यान से देखें तो हम चाहें तो इसको यूज़र से भी इनपुट करा सकते हैं। पहले के कई सारे क्वेश्चंस में हमने यूज़र से भी इनपुट यहाँ पर कराए हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पर प्रिंट में जाते हैं और एक हमने मैसेज प्रिंट करा दिया कि जीसीडी 60 और 48 का क्या है। और अगली लाइन में जब हमने प्रिंट यूज किया है तो HCF फंक्शन को कॉल कर लिया है। और जैसा कि हमें पता ही है या नहीं भी पता होगा तो समझ लीजिए, जब फंक्शन को कॉल किया जाता है तो फंक्शन तुरंत कहेगा भाई HCF को कॉल किया, तो HCF हो कहाँ, तुरंत ये ढूंढते हुए निकलेगा और यहाँ पहुँच जाएगा HCF फंक्शन जहाँ पर डिफाइन किया गया है। और अपने साथ ऐसा नहीं है खुद अकेले आया है, दो वैल्यू भी साथ लाया है, 60 और 48। तो ए में स्टोर हो गया 60 और बी में हो गया 48। तो सबसे पहले चेक करेगा कि क्या आपकी b जो है वो 0 के बराबर तो नहीं है। अगर b 0 के बराबर है तो आपकी वैल्यू जो है तुरंत रिटर्न हो जाएगी, नहीं तो यहाँ पर क्या चीज़ रिटर्न होगा, आपका जो b है उसके साथ a मॉड्यूल b करेंगे। और मॉड्यूल साइन क्या काम करती है बताइए, मॉड्यूल साइन का क्या काम होता है। तो मॉड्यूल साइन रिमाइंडर फाइंड करने के लिए, रिमाइंडर फाइंड करने में इस्तेमाल की जाती है कि अगर 5 को मॉड्यूल किया जाए 2 से तो यहाँ पर जो इसमें भाग देने के बाद बचेगा मतलब 1, ये आउटपुट में आएगा। अगर दिया जाए 11 को 3 से मॉड्यूल तो 3 से भाग करने के बाद 9 तक वैल्यू जा रही है और 2 रिमाइंडर में आ रहा है, 2 आउटपुट यहाँ पर हमारा आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर HCF आपका कैलकुलेट होगा और यहाँ पर ये वैल्यू रिटर्न होके वापस से चली जाएगी और आपका आउटपुट भी दे देगी। छोटा सा सवाल है, एक बार आसानी से देख लें। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ये आपका स्क्रीनशॉट लेने का टाइम है, आप ले सकते हैं। बाकी कोई और डाउट हो तो हमें कमेंट में पूछिए। सब चीज़ समझ में आ रही हो तो एक लाइक सब्सक्राइब तो बनता ही है, कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले सवाल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।